स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम बीएसएफ आरओ एंड आरएम की जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ गई है। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कितनी है, 20 नवंबर 20 नवंबर है, जिसमें आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें फ़िज़िक्स के क्वेश्चन 14 पूछे जाएंगे, 40 पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन हमारी जो प्रैक्टिस सेट है जो मैं करवा रहा हूँ उन्हीं से क्वेश्चन आपके टारगेट होंगे, इसलिए आपको सभी प्रैक्टिस सेट देखने हैं। अभी नहीं देखे हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सभी प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, क्योंकि उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से अपना अलग ही नज़रिया रखते हैं। आपकी एग्ज़ाम में फंसने के चांस है इन क्वेश्चनों के, इसलिए आपको इनको देखना है। थ्योरी वाले क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी है, सभी प्रकार के क्वेश्चन है, इसलिए एक बार दबा के वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जोशीला जय हिंद का नारा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, एक तार की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। जो एक तार की लेंथ है वो कितनी बढ़ा दी जाती है, 10%, 10% बढ़ा दी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाई क्वेश्चन है। तब प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा, तो 10% बढ़ाएंगे। जब भी अपन लेंथ को क्या करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं, तो जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती किसके होता है, तब लेंथ के स्क्वायर के समानुपाती होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए। अपन फॉर्मूले से नहीं करेंगे इसको सोल्व, अपन फॉर्मूले से नहीं करेंगे। जैसे अपने पास लेंथ कितनी है, 10%, कितनी है 10%। पहले कितनी थी अपने पास, 100% थी, अब कितनी हो गई, 10% हो गई। कितना हो जाएगा ये, 110%। कितना हो जाएगा, 110%। आर समानुपाती किसके होता है, एल स्क्वायर के। ये लेंथ है तो आर समानुपाती 110 के स्क्वायर के हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 के स्क्वायर के मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे ये अपना आएगा यहाँ से आर समानुपाती 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, ये 110 का स्क्वायर ही होता है। तो आर समानुपाती ये कितना हो जाएगा, 121, और ये कितना हो जाएगा, 100। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 100 होगा, 10 का स्क्वायर 100। इसको 100 को मैं परसेंट के रूप में मान लूँगा तो 121% आ जाएगा। 100 को परसेंट माना और 11 का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 121% हो जाएगा। तो प्रतिरोध का मान कितना आया, 121% आया। लेकिन पहले जो प्रतिरोध का मान था वो कितना था, 100% था। कितना था, 100% था। अब कितना है, 121% आया। दोनों में कितने का चेंज हुआ, तो 121% माइनस 100% कितना हो जाएगा, 21%। तो रजिस्टेंस नए प्रतिरोध का जो मान होगा वो कितना होगा, 21% होगा। आप इससे सोल्व कर सकते हो बिना फॉर्मूले के, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। आर समानुपाती एल स्क्वायर होगा, इसमें परिवर्तन निकालेंगे तो डेल आर अपॉन में आर मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, डेल एल अपॉन में एल मल्टीप्लाई 100 के हो जाएगा। ये कोष्टक में आ जाएगा। यहाँ पे अपन 10% रखेंगे, आगे इसको सोल्व करेंगे, चेंज निकालेंगे तो 21 आएगा। राइट आंसर इसका क्या आएगा, बी आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो तार में विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। कोई चालक तार होता है, क्या होता है, चालक तार। बायो सावर्त लॉ के अनुसार अपन जानते हैं कि चालक तार में जो धारा बहती है उसके सामने के बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना होता है। तो धारा की दिशा में अपन अंगूठा करते हैं और पॉइंट की तरफ यानी जो रेखा होती है उसकी तरफ अपन क्या करते हैं, अंगुलियों को करते हैं, तो अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात हो जाती है, जो डॉट और क्रॉस के रूप में आती है। डॉट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर दिखाता है, क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर दिखाता है, आपको पता होना चाहिए। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको बताना है। क्वेश्चन क्या था अपना, चालक तार में विद्युत धारा जो आई प्रवाहित होती है तो तार में विद्युत क्षेत्र कहाँ होना चाहिए, तार के भीतर परंतु लंबाई के अनुदिश, बिल्कुल राइट है। तार के बाहर रोंग हो जाएगा, तार के भीतर परंतु लंबाई के लंबवत रोंग हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तार के भीतर परंतु लंबाई के क्या होगा, अनुदिश होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, आर प्रतिरोध के तार को गलाएंगे तो गलाने पर क्या होता है, जो प्रतिरोध की जो लेंथ होती है वो कितनी हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें अपन प्रतिरोध को किसके समानुपाती मानेंगे, आर समानुपाती एल स्क्वायर के। एक नया तार बनाते हैं जिसके लंबाई प्रारंभिक लंबाई की कितनी है, आधी है, तो एल डेस वो कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। एल डेस जो प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, एल, जो दूसरी लंबाई है जो अब लंबाई है ये नहीं, वो कितनी है, एल डेस, ये कितनी है, प्रारंभिक लंबाई की आधी यानी L/2 है। तो नया प्रतिरोध कितना होगा, तो आर डेस का मान कितना होगा। यहाँ से अपन सोल्व करते हैं तो आर समानुपाती किसके हैं, आर समानुपाती किसके हैं, एल स्क्वायर के इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। जो एल डेस है वो कितना है अपना, L/2 है, कितना है, L/2। तो यह आर डेस कितना हो जाएगा, एल डेस के स्क्वायर के। तो यहाँ से अपन सोल्व करेंगे तो आर डेस समानुपाती किसके हो जाएगा, एल डेस की वैल्यू कितनी है, प्रारंभिक लंबाई की आधी, तो L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो आर डैश यहाँ से क्या निकलेगा, एल स्क्वायर बाई 4। क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 4, अर्थात जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो राइट आंसर किसे क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है अपना आर डैश क्या है, आर डैश समानुपाती क्या है, एल स्क्वायर बाई 4 आया। अपन ने फर्स्ट इक्वेशन क्या मानी, आर समानुपाती एल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। तो एल स्क्वायर किसके बराबर होगा, समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो एल स्क्वायर के। तो आर डैश समानुपाती किसके होगा, आर बाई 4 के, अर्थात जो रजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध, वो कितना हो जाएगा, पहले की तुलना में आर बाई 4 हो जाएगा। नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर बाई 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, 1/4 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डोरी से एक पत्थर को बांधा जाता है। एक डोरी है, इससे एक पत्थर को बांधा जाता है और इसको वर्तीय गति कराई जाती है। यदि अपन इसकी रस्सी को अचानक या फिर इसकी रस्सी को या फिर इसकी धागे को काट देते हैं तो सबसे पहले बताइए पत्थर किस तरफ गति करेगा, पत्थर कौन सी गति करेगा, पत्थर वर्ताकार गति करेगा, पत्थर दीर्घवर्ताकार गति करेगा, पत्थर अतिप्रवलयाकार गति करेगा या फिर पत्थर सरल रेखीय गति करेगा। आपको पता होना चाहिए, यदि पत्थर को अपन की पत्थर की रस्सी को काट देते हैं तो इस पे पहले क्या लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। क्या लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। लेकिन आपको बता दूं मैं, जो वर्तीय गति होती है, क्या होती है, अपनी वर्तीय गति होती है, इसके बीच यानी मध्य की तरफ, अंदर की तरफ तो क्या लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। लेकिन सामने यानी आगे की तरफ क्या लगता है, क्या लगता है, एक्सेलरेशन लगता है, स्पर्श रेखीय त्वरण और स्पर्श रेखीय वेग लगता है। क्या लगता है, स्पर्श रेखीय वेग लगता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल वेलोसिटी लगता है। इसके कारण धागा काटने पर यह क्या होता है, पत्थर आगे की तरफ सीधी रेखा में गति करता है। क्या करता है, लीनियर मोशन में गति करता है। अपना क्वेश्चन क्या है, डोरी से बंधा पत्थर वर्तीय गति करता है। यदि डोरी को काट दे तो पत्थर वृत्त से दूर चला जाता है। इसका कारण क्या होता है। ऑप्शंस में अपने को दिया हुआ है, पत्थर पर अधिक अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल को इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। इसका जड़त्व है, इसे गतिशील रखता है। इस पत्थर पर कम अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। इसका जो जड़त्व होता है वो इसे गतिशील रखता है। मैंने बताया क्या था कि जो इनर्शिया का जो क्या होता है, इनर्शिया का जो मान होता है वो क्या होता है, यानी जो इनर्शिया लो होता है वो ऐसे कहता है कि कोई व्यक्ति वस्तु क्या है, स्थिर है। यदि कोई व्यक्ति वस्तु क्या है, स्थिर है, तो वह स्थिर रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं किया जाए। यदि व्यक्ति और वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका जो जड़त्व होता है, इसका जो इनर्शिया होता है वो इसको गतिशील रखता है। इनर्शिया 3 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व है, गति का जड़त्व है, दिशा का जड़त्व है। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। 3 प्रतिरोधों को जिनमें 1 ओम है, सबका प्रतिरोध का यानी जो 3 प्रतिरोध है, क्या है, 3 प्रतिरोध है, सबका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओम है। तो तीनों का कितना हो जाएगा, 1 ओम 1 ओम हो जाएगा। समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, तो इनको क्या लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। इनको समांतर क्रम में लगाया जाता है। 1 ओम 1 ओम 1 1 1 1 ओम 1 ओम। यदि ऐसे ही 3 संयोगों को, अर्थात ऐसे ही 3 सेटों को, ऐसे ही 3 सेट लेंगे अपन, ऐसे ही 3 सेट लेंगे, ऐसे 3 सेट लेंगे 1 1 ओम के, ऐसे 3 सेट लेंगे अपन 1 1 ओम के, यहाँ भी 1 1 1 1 1, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, आपको बताना है। सबसे पहले जो समांतर क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध तो क्या होगा, 1 1 1। तो यहाँ से जो समांतर क्रम निकलेगा, सबसे पहले ज़्यादा समांतर क्रम में होता है आर इक्विवेलेंट, वो क्या होता है, आर अपॉन में एन होता है। तो आर क्या है, प्रतिरोध क्या है, यहाँ से 1 है, एन क्या है, एन की वैल्यू क्या है 3, तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतने का क्या हो जाएगा, 1/3। तो 1/3 इसका हो जाएगा, इसका भी 1/3 हो जाएगा, इसका भी 1/3 हो जाएगा। श्रेणी क्रम में होगा, यानी जो 1 ओम आया वो कितना आया, 1/3, ए कितना आया, 1/3, यानी तीनों का 1/3 आया। अब ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है, यदि प्रतिरोध समान हो तो एन आर होता है। एन क्या है, कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, तो 3 मल्टीप्लाई प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है, 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, 1 ओम। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 1 ओम। 1 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, कैसे, जो समांतर क्रम के जो लिए जो आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/R1 + 1/R2, ऐसे डॉट 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 चलता रहता है। लेकिन जो श्रेणी क्रम के लिए जो होता है वो कितना होता है, R1 + का R2 + का डॉट 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 चलता रहता है। संधारित्र में इसका उल्टा होता है। संधारित्र में जो समांतर क्रम होता है प्रतिरोध का वो क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। जो श्रेणी क्रम होता है वो क्या होता है, समांतर क्रम होता है। ये मैं न्यूमेरिकल में आपको समझाऊंगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबकीय करोड़ के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। यानी जो करोड़ क्या होती है, जो पटलित करोड़ होती है उसके लिए क्या है, उपयुक्त है। कौन सा है, कठोर लोहा है, नरम लोहा है, दोनों है, या फिर नन ऑफ दिस कोई नहीं है। नरम लोहा जो होता है इसकी करोड़ बनाई जाती है, तो जो अधिक उपयुक्त जो होता है चुंबकीय करोड़ के लिए वो क्या होता है, नरम लोहा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है अपना। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें लेंज का लॉ पालन होता है। जो लेंज का नियम होता है उसमें जो आधारित होता है वो ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रेरित धारा की यानी दिशा को यानी प्रेरित धारा को उत्पन्न करने का विरोध करता है, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चुंबक है, ये क्या है, एक चुंबक है अपनी, क्या है, चुंबक है। इसके उत्तरी ध्रुव को यानी जो इसका एन पोल है इसके एक धात्विक वलय के पास लेके आते हैं। एक धात्विक वलय के अपन क्या लेके आते हैं, पास लेके जाते हैं। तो वलय में जो प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो क्या होगी, यदि यानी जो लेंज का नियम होता है वो ऐसे होता है, यदि अपन चुंबक को यदि पास में लेके जाते हैं तो लेंज का नियम क्या कहता है, इसके विपरीत चलो। तो पास लेके जाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण करना पड़ेगा। प्रतिकर्षण के लिए यदि पर एन को लेके आ रहे हैं तो पास में एन ही आएगा, तो एन को यदि पास में लेके आ रहे हैं तो एन इसके पास में आएगा। तो इसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी, वामावर्त होगी। देखिए कैसे होगी, यानी एन को अपन ऐसे मनाते हैं तो जो एन की दिशा होती है वो कैसे होती है, ऐसे होती है। कैसे होती है, क्लॉकवाइज, ऐसे होती है, वामावर्त होती है। कैसी होती है, वामावर्त होती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी एन को लेके आएंगे तो एन ही बनेगा, क्योंकि पास लेके आ रहे तो प्रतिकर्षण होगा। लेंज लॉ बोलता है कि विपरीत चलो इसके, तो प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने के लिए अपन को एन पोल ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि एन और एन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। जैसे प्लस प्लस के मध्य प्रतिकर्षण होता है, माइनस माइनस के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ से जो दिशा ज्ञात होगी, धारा की दिशा, वो कैसे ज्ञात होगी, यानी जो एन आएगा, एन के ऊपर वाली जो डंडी है इस पे धारा की दिशा बना दो, नीचे वाली को थोड़ा घुमा के इस पे बना दो, यानी इसको ऐसे कर दो और इसको नीचे वाली को कैसे कर दो, ऐसे कर दो। धारा की दिशा कैसी हो जाएगी, वामावर्त हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आप इसको एक बार समझ लेना, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो, या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको अच्छे तरीके से समझाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। सदिश राशि वह होती है जिसमें दिशा का ज्ञान होता है। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी वह होती है जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। सबसे पहले अपन इनके फॉर्मूलों की बात करते हैं। दाब का फॉर्मूला और प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल होता है, यानी समान होता है। दाब और प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी हाँ, दाब और प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है वो समान होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इनसे जो क्या बनता है फॉर्मूला, वो क्या बनता है, दाब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। जो प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ, यानी फोर्स यानी बल बटे लंबाई होता है। अगला क्या है, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो मास गुणा रेडियस के स्क्वायर के mr स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो स्केलर, सॉरी जो वेक्टर है। ये सभी क्या है, तीनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो कणों ए व बी, दो कण है ए व बी है, इनके विस्थापन समय ग्राफ, इनके जो विस्थापन समय ग्राफ है, यानी जो इनके विस्थापन समय ग्राफ है कैसे, यानी यहाँ से जो एस यानी क्या है डिस्प्लेसमेंट है, टी क्या है टाइम, इनके बीच में जो विस्थापन समय ग्राफ बनेगा, जो इनका ढाल होगा, जो स्लोप होगा, वो क्या आएगा, वेग आएगा। क्या आएगा, वेग आएगा। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपॉन में टाइम होता है, तो वेग आएगा। तो यहाँ से तो अपन को पता चल गया कि जो विस्थापन और जो समय का जो ग्राफ होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी देता है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो किसके स्लोप के बराबर होगा, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा होता है। इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, तो अपन वी ए यानी ए पॉइंट के लिए नीचे क्या जाएगा, वी बी यानी बी पॉइंट के लिए, तो टेन थीटा यानी 30 डिग्री, थीटा यानी ए बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, ए कण के लिए क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, बी कण के लिए क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 60 की कितनी होती है, √3। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो वी ए अपॉन में जो वी बी का मान आएगा, अर्थात कण ए के लिए और कण बी के लिए जो वेलोसिटी वेगों का जो अनुपात आएगा, जो वेगों का अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 1:3 आएगा। क्या आएगा, 1:3। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, उससे पहले एक बार आप वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जोशीला जय हिंद का नारा कमेंट बॉक्स में टाइप हो जाना चाहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।
टेलीग्राम चैनल हमारा ऑनलाइन स्टडी के नाम से, उसे ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो पीडीएफ होती है वो आपको मिल जाती है, नोट्स मिल जाते हैं आपको, जो कलरफुल नोट्स होते हैं, हैंड राइटिंग नोट्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं। जो यहाँ की जो पीडीएफ होती है वो भी क्वेश्चन के साथ, यानी आंसर भी उनके साथ मिलते हैं। तो इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है अपनी स्क्रीन पे, निम्न में से किन की दो विमा समान है, निम्न में से किन की दो विमा समान है, बल युग्म तथा कार्य, विशिष्ट उष्मा तथा गुप्त उष्मा, दाब तथा प्रतिबल, या फिर अवश्य दोनों। मैंने बताया था दाब तथा प्रतिबल की जो विमा या फिर जो मात्रक होता है वो क्या होता है, समान होता है। सबसे पहले जो दाब का फॉर्मूला बताया था वो मैंने क्या बताया था, फोर्स अपॉन में क्या बताया था, एरिया बताया था। फोर्स की विमा क्या होती है, m1L1T-2 होती है। एरिया की क्या होती है, L2 होती है। ऊपर जाएगा तो यहाँ से जो विमा आएगी वो क्या आएगी, m1L-1T-2 आएगी। क्या आएगी, m1L-1T-2 आएगी। तो यही प्रतिबल की होगी, यही दाब की होगी। अब अपन निकालते हैं कि बल युग्म और कार्य की। तो कार्य की जो ऊर्जा होती है, यानी जो मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है, वही विमा ऊर्जा की होती है। क्या होती है, m1L2T-2 होती है, m1L2T-2 होती है। तो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे ए व बी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अवश्य। बल युग्म तथा कार्य की भी विमा समान होती है, दाब तथा प्रतिबल की विमा भी समान होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, एक लड़का 400 मीटर गुणा 300 मीटर आयताकार कोने की अनुदिश है। यानी एक लड़का है, वो क्या बोल रहा है कि एक लड़का जो है वो कितने के कोने पर है, 400 मीटर, 400 और 300 मीटर आयताकार कोने के अनुदिश गति करता है। यदि ये विकर्ण के इस विपरीत कोने पर पहुंचता है, विकर्ण से इसके विपरीत कोने पर पहुंचता है, इसके विकर्ण पे विपरीत कोने पर पहुंचता है, तो सत्य क्या होगा। तो ये ए पॉइंट से चलता है और बी पॉइंट पे जाता है। तो इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है, आपको मैंने बताया था कि मिनिमम तय की गई दूरी को अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये 300 था, ये 400 है, तो कितना हो जाएगा, 700 मीटर हो जाएगा। तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 700 मीटर हो जाएगा। दूरी होगी वो कितनी भी हो सकती है, दूरी यानी ज्ञात नहीं की जा सकती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी 700 मीटर नहीं होगी। ये विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। विस्थापन उसका 700 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। विस्थापन 500 नहीं होगा, डी राइट आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 700 मीटर हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हैं तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस होती है, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन जो दूरियां होती है वो क्या होती है, अनेकों होती है। किधर से भी जा सकते हैं अपन, ऐसे घूम के ऐसे जा सकते हैं, अपन ऐसे घूम के ऐसे जा सकते हैं, तो ऐसे होती है। मैंने बताया था कि आपको अगली स्क्रीन पे बताते हैं कैसे दूरी तथा विस्थापन में जो संबंध होता है वो क्या होता है। यानी जो दूरी और विस्थापन में जो संबंध होता है वो क्या होता है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जो दूरी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल होती है किसके, विस्थापन के होती है। किसके होती है, विस्थापन के होती है। अर्थात दूरी बड़ी होती है हमेशा विस्थापन से, लेकिन इक्वल भी होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 1, एक या एक से ज्यादा होता है। क्या होता है, एक या एक से ज्यादा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, 100 ओम प्रतिरोध आर यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 ओम। कितनी दे रखी है, 100 ओम वाले एक परिपथ में चुंबकीय अभिवाह बढ़ाकर 60 से यानी 10 से कितना कर दिया जाता है, 60 कर दिया जाता है, 10 से 60 कर दिया जाता है। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाले प्रेरित आवेश का जो मान होगा वो क्या होगा, आपको बताना है। प्रेरित आवेश क्या होता है, डेल क्यू, वो इज इक्वल टू होता है डेल फाई अपॉन में किसके होता है, डेल आर नहीं आएगा, आर आएगा। इक्वेशन फर्स्ट दीजिए, ये फॉर्मूला नोट कीजिए। अपन इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से डेल क्यू ऐसे कैसे रहेगा, आपका डेल फाई हो जाएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फाई 2 माइनस का फाई 1 लिख सकते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्यू क्या है, अपना आवेश है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। फाई 2 क्या है, 16 है, माइनस का 10 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है, 100 है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 यानी 60 में से 10 जाएंगे तो कितना आएगा, 50। और नीचे क्या आएगा, 100। 1 0 से 1 0 जाएगा, यानी 5 से जाएगा 10 बार 2 बार 1/2 आएगा। तो 1/2 आपको अपन क्या लिख सकते हैं, जो आवेश में जो परिवर्तन होगा, जो आवेश में परिवर्तन यानी जो आवेश आएगा प्रेरित, वो कितना आएगा, 1/2 अर्थात 0.5 कूलाम आएगा। सी क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। धारा व टाइम और आवेश में जो संबंध होता है वो क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। इससे भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी राशि एक प्रकार की विमीय स्थिरांक कहलाती है, क्या कहलाती है, विमीय स्थिरांक कहलाती है।
सबसे पहले क्या बोला जाता है, बल बोल रहा है आपको, फिर बोल रहा है शक्ति बोल रहा है। सबसे पहले पूछता हूं मैं कि जो एक अश्व शक्ति होता है, एक हॉर्स पावर होती है, उसमें कितने वोट होते हैं, 746 वोट होते हैं। कितने होते हैं, 746 वोट होते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि 1 kWh 1 किलोवाट पर हावर, जो 1 किलोवाट हावर जो होता है वो कितने जूल के बराबर होता है, वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये एनडीए का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसलिए आपको भी इसको कंप्लीट करना है। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, बीएसएफ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है ये, इसलिए बीएसएफ के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या था अपना, कौन सी राशि विमीय स्थिरांक कहलाती है। एक प्रकार की जो कौन सी राशि है वो विमीय स्थिरांक कहलाती है, वो होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग, लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो होता है। लेकिन जो निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे न्यूमेरिकल बनने के चांस हो सकते हैं, इसलिए इसको आपको याद रखना है। निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो मैक्सिमम होता है, ये मैंने आपको बता दिया है काफ़ी बार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक हवाई अड्डा 100 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से, यानी जो वेलोसिटी दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100 मीटर पर सेकंड दे रखा है। कितना, 100 मीटर पर सेकंड। रेडियस कितनी दे रखी है, आर कितनी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है। तो आपको पूछ रहा है कि वर्ताकार जो पथ पर उड़ रहा है, तो जहाज की जो कोणीय चाल होगी ओमेगा होगी, वो क्या होगी आपको बताना है। ओमेगा और आर में जो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और जो कोणीय वेलोसिटी यानी एंगुलर वेलोसिटी में जो संबंध होता है वो क्या होता है, v बराबर क्या होता है, ओमेगा आर होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए, v बराबर ओमेगा आर होता है। ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है तो v/r बराबर ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर अपन क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या लिखेंगे, v/r। लीनियर वेलोसिटी अपॉन में रेडियस, लीनियर वेलोसिटी कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड, नीचे रेडियस कितनी है, 100, ये कट जाएंगे तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। रेडियन क्या होता है, अपना जो कोणीय एंगुलर में एंगुलर वेलोसिटी होता है उसमें मीटर की जगह अपन रेडियन लेते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पे क्या है, किसी राशि को एकांक क्षेत्रफल पर बल के रूप में माना जाता है। किस राशि को एकांक क्षेत्रफल यानी एरिया को क्या करना है, यूनिक करना है, 1 करना है, 1 मीटर स्क्वायर करना है। तो लगने वाला जो फोर्स होगा, यानी जो फोर्स होगा वो क्या होगा, किसके बराबर होगा आपको बताना है। यानी जो दाब होता है उसका, दाब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दाब बराबर होता है, दाब इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया होता है। एरिया को 1 मीटर स्क्वायर करोगे तो जो दाब होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। तो जो लगने वाला बल होगा वो किसके बराबर होगा, दाब के बराबर होगा। दाब प्रतिबल के जो फॉर्मूले होते हैं वो समान होते हैं, इसलिए प्रतिबल भी फोर्स के बराबर होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, दाब और प्रतिबल हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बताना है कि जो विकृति होती है वो एक प्रकार की विमाहीन राशि होती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो एंगल होता है, जो कोण होता है, क्या होता है, एंगल होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, एंगल होता है। इसका जो मात्रक होता है वो तो होता है रेडियन होता है, मात्रक तो रेडियन होता है। लेकिन आपको एग्जामिनर पूछेगा कि इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है, विमा नहीं होती है, ये विमा लेस होता है। एंगल जो होता है, कोण, वो विमाहीन होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, एक समान वर्तीय गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नियत नहीं रहती है, मोमेंटम, मास, काइनेटिक एनर्जी या फिर स्पीड। क्या रही रहती है, मोमेंटम नहीं रहता है, कंजर्व, यानी मोमेंटम स्थायी नहीं रहती है। मास कैसे नियत रहता है, मास में डायरेक्शन नहीं होती है, आपको पता है, क्योंकि पी मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, एक समान वर्तीय गति है तो उसमें गतिज ऊर्जा चाल दोनों क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी नियत होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, एक व्यक्ति 20 मीटर पर सेकंड की चाल से उत्तर की ओर, एक व्यक्ति है जो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किस तरफ, यानी माना उत्तर की ओर चल रहा है, यानी उत्तर की तरफ भी मान लेते हैं अपन, उत्तर की ओर चल रहा है। उसी चाल से पश्चिम की ओर, उसी चाल से माना पश्चिम की ओर इधर चल रहा है, माना अपन ने पश्चिम माना इधर और उत्तर माना किधर, किधर भी मान सकते हैं अपन। तो पूछ रहा है कि जो उसके वेग में जो परिवर्तन की दर होगी वो क्या होगी, जो ये विकर्ण आएगा, जो मिनिमम दूरी होगी इसके, वो इसके वेग में परिवर्तन की दूरी होगी। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये जैसे यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, यहाँ से 20 की, तो यहाँ से अपन इसका विकर्ण निकालेंगे तो ए से बी तक की जो दूरी निकलेगी वो क्या होगी, अंडरवुड ऑफ, यानी जो ए से यानी एओ पॉइंट पे चलता है तो कितना, 20 का स्क्वायर प्लस ओ बी पे चलता है तो 20 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, रूट ऑफ
रूट ऑफ, यानी 20 को अपन कॉमन ले लेते हैं, 20 को अपन कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 20√2 यानी 20√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 20√2 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, 2 kg के एक वस्तु पर 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चिकनी सतह पर गतिमान कराया जाता है, यानी 2 kg की जो एक वस्तु है इसको कितने मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से यानी 8 मीटर पर सेकंड के जो मास है वो कितना है 2 kg है, मास कितना है 2 kg है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 सेकंड दे रखी है। तो आरोपित बल यानी फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है आपको। अपन जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुणा एक्सेलरेशन, यानी मास गुणा त्वरण होता है। तो मास मल्टीप्लाई त्वरण यानी जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। फोर्स मास यानी जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, मास कितना दे रखा है द्रव्यमान 2 दे रखा है, मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितना दे रखा है 8, नीचे क्या हो जाएगा टाइम 4, 4 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बल का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है न्यूटन होता है, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है जूल होता है, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है वोट होता है, दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है पास्कल होता है, प्रतिबल का भी जो मात्रक होता है वो पास्कल नहीं होता, थोड़ा दाब का ही होता है, पास्कल प्रतिबल का नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है थोड़ा। एक वस्तु उत्तर की दिशा में जा रही है, एक वस्तु उत्तर की दिशा में 6 मीटर जा रही है, दूसरी क्या जा रही है 8 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रही है, जैसे 6 मीटर ऊर्ध्वाधर ऐसे माना अपने 8 मीटर जा रही है, किधर भी मानिए आप, लेकिन आपको लंबवत निकालनी है। लंबवत जा रही है कितनी 10 मीटर जा रही है, लंबवत कितनी जा रही है, और ऊपर की ओर क्या जा रही है, यानी फिर से ऊपर की ओर जाती है 10 मीटर जा रही है, यानी ये माना आप यहाँ पे तो 8 मान लीजिए, या तो यहाँ पे आप कितनी भी मानिए, यहाँ पे 8 मानिए, यहाँ पे 6 मानिए, लेकिन जो अपने को दूरियां निकालनी है वो क्या होती है, जो परिणामी विस्थापन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो दूरियां यानी r² प्लस का l² प्लस का h², यानी तीनों दूरियों का होल स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा √36 प्लस का 64 प्लस 100, इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 200 आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 10√2, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 10√2 मीटर हो जाएगा, यानी कितने विस्थापन पे चलेगा 10√2 विस्थापन पे चलेगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन अपना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बीएसएफ में पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से गिर रही है, मास की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 kg दे रखी है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। तो इस पर आभासी भार का जो मान होगा वो क्या होगा, आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन से न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करना है, इसका आप क्या लग जाते हैं न्यूमेरिकल के लग जाते हैं, जैसे F बराबर ma होता है, यहाँ से अपन फोर्स जो होता है वही भार होता है, ऐसे इसको सोल्व करते हैं और अपना जो आंसर आता है वो 9.8 आता है, ऐसे नहीं करना इसको। आभासी भार की जो वैल्यू पूछी जाती है कब, जब फ्री फॉल की कंडीशन होती है, नीचे गिर रहा है ऐसे बोल रहे हैं, तो गिरने में क्या होती है फ्री फॉल की कंडीशन होती है, तो आभासी भार का जो मान होता है उसमें शून्य होता है, कितना होता है 0 होता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको न्यूमेरिकल की तरह सोल्व नहीं करना है, ये आपके एग्जाम में आपके लिए काफी घातक हो सकता है, इसलिए आपको इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये संधारित्र के चैप्टर वाले से लिया गया क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं इसको सोल्व करा दूंगा। 2, 3, 4 माइक्रोफेरेड, यानी 2, 3 और 4 माइक्रोफेरेड है, माइक्रोफेरेड ये म्यू की तरह होता है, माइक्रोफेरेड म्यू की तरह होता है। धारिता के 3 संधारित्रों को क्या जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, सीरीज में जोड़ा जाता है, किसमें सीरीज में जोड़ा जाता है। तो न्यूनतम प्रभावी धारिता का मान जो क्या होगी सी इक्विवेलेंट होगी, उसका मान क्या होगा, अपन क्या जोड़ेंगे इसको संधारित्र को सीरीज में जोड़ेंगे तो ये प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी ये समांतर क्रम में होगा। तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है R1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3, ऐसे ही R की तरह R की जगह अपन क्या लिख लेंगे C लिख लेंगे, तो C इक्विवेलेंट जो क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस का 1/C2 प्लस का 1/C3 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, 2 का डिवाइड करेंगे 3 बार तो 3, प्लस 3 का डिवाइड करेंगे 6 बार तो 2 बार, प्लस 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 में 1 बार तो कितना हो जाएगा 3, 2, 5, 5 पर 1 कितना हो जाएगा 6,
तो C इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, जो C इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा 6/6 यानी 1 क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल गया कि जो संधारित्र में जो प्रतिरोध होता है उसका उल्टा काम होता है, इसलिए आपको सीरीज और पैरेलल यानी जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद में एक और क्वेश्चन है यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है। आपके सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन लेके आता हूं मैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। किसका जो ताप गुणांक होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। आपको बताना है Ag सिल्वर का होता है, C कार्बन का होता है, Mn होता है, एल्यूमिनियम का होता है, किसका होता है मैग्नीज किसका होता है। तो आपको बता दूं जो ताप गुणांक ऋणात्मक होता है वो किसका होता है, कार्बन का होता है। किसका होता है, कार्बन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं जो Ag होती है सिल्वर, इसको क्या कहा जाता है, जो इस पे परत जम जाती है काली कलर की, यानी जो इसको कुछ दिनों तक रख दिया जाता है चांदी को बाहर यानी कहीं भी रख दिया जाता है तो इस पर ब्लैक कलर की क्या जम जाती है, परत जम जाती है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो क्या होता है कॉपर होता है, तांबा होता है, जो तांबा होता है इस पे कैसी परत जमती है, ग्रीन कलर की जम जाती है, हरी कलर की जम जाती है। और आपको पता होना चाहिए जो प्लेटिनम होता है उसको क्या कहा जाता है, प्लेटिनम, इसको क्या कहा जाता है, सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। आपकी एग्जाम में पूछा जाता है प्लेटिनम को क्या कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। ओस्मियम सबसे क्या होती है, भारी धातु होती है। क्या होती है, भारी धातु होती है। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और जो प्लेटिनम होती है वो क्या होती है, आपकी हल्की धातु होती है। सॉरी, लिथियम जो होती है वो आपकी हल्की धातु होती है, प्लेटिनम नहीं, लिथियम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो किसी चालक की जो धारिता होती है वो किस पर निर्भर करती है। सबसे पहले जो धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C = क्या होता है 4πε0r होता है। ये रेडियस पे डिपेंड होती है ओनली और ओनली, आवेश पे डिपेंड नहीं होती है, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं होती है, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड नहीं होती है, ये ऑल यानी किसी पे डिपेंड नहीं होती है। आपको क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ रहा था कि चालक की धारिता किस पे निर्भर नहीं करती है, आवेश, चार्ज, वोल्टेज और नेचर ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड नहीं होती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन है, समान समय है अर्थात T1 बराबर T2 बराबर क्या दे रखा है आपको, 1 सेकंड दे रखा है या फिर T दे रखा है, कितना भी दे रखा है। यदि उनकी जो चाल है वो क्या है, ω1 व ω2 है। चाल क्या है, ω1 व ω2 है, कोणीय चाल। तो इनके जो कोणीय चालों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, तो आपको बता दूं जो ओमेगा होता है वो क्या होता है 2π/t होता है। क्या होता है 2π/t। ω1/ω2 निकालेंगे तो ω1/ω2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2π/T1/2π/T2 यानी 2π से 2π चला जाएगा। T1 और T2 क्या है, इक्वल है, तो T1 और T2 से भी चला जाएगा। तो इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1:1। आपकी एग्जाम में आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। इसका जो मात्रक पूछा जाता है ये आपसे पूछा जाता है, लेकिन जो इसकी विमा होती है ये डायमेंशन लेस होता है। एंगुलर कोणीय जो भी चीज होती है वो डायमेंशन लेस होती है, विमाहीन होती है, आपको पता होना चाहिए। जो आपका जो एक होमवर्क क्वेश्चन है इसको आपको कमेंट करना है, रॉकेट नोदन न्यूटन के कौन से लॉ पर आधारित है। रॉकेट नोदन जो होता है वो न्यूटन के कौन से लॉ पर आधारित है यह बताना है। और जो संवेग समानुपाती किसके होता है, √2m/e होता है, √2m/e होता है। बराबर भी बोल सकते हो, समानुपाती भी बोल सकते हो। इससे न्यूमेरिकल भी आपके काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। P क्या है, मोमेंटम है, M क्या है, मास है, E क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। इससे न्यूमेरिकल में आपकी कल वाली क्लास में लेके आऊंगा, तो इनको आपको कंप्लीट करना है। इससे न्यूमेरिकल बनाना है तो आपको एक न्यूमेरिकल भी देता हूँ होमवर्क के लिए, जिससे आपको पूछा जाएगा कि मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको कितनी दे रखी है, मास की वैल्यू आपको दे रखी है 8, मास की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 kg दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 जूल दे रखी है। तो आपको बताना है कि जो संवेग होगा वो कितना होगा, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज की जो क्लास होती है उसको एंड करते हैं। जो आज का सेशन लगा वो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी वीडियो आपको धमाकेदार चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपको भी मोटिवेशन मिलता है। टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, उससे भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको PDF मिल जाती है। ये टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे नए धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।